U57 हिंदी अध्याय 1561 अध्याय 828 बाघ के मुंह से भोजन छीनना भाग 2। क्योंकि वर्तमान में सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है तो ये समय बिल्कुल सही है मेरे लिए कुछ छोटे मोटे काम करने के लिए पर्याप्त है। यदि मोहुआ का अनुमान सही है तो जल यम द्वीप की संरचना के केंद्र में है। भले ही जल यम यहाँ नहीं है, ये संरचना का नियंत्रण केंद्र है और पूरे डाकू की मांद की कुंजी है। निश्चित रूप से अंदर रहस्य छिपे हुए हैं। मैं पहले चुपके से अंदर जा सकता हूं और देख सकता हूं कि क्या मैं मुश्किल हालात में मछली पकड़ सकता हूं और कुछ लाभ प्राप्त कर सकता हूं। ये जल यम, जो जल कारागार संप्रदाय की विरासत को लेकर चल रहा है, एक खजाना है और मैं उसे कतई नहीं जाने दे सकता। लेकिन जल डाकुओं की इस घेराबंदी का नेतृत्व जिया कैनोनिकल अधिकारी द्वारा किया जाता है, जिसमें जियाओ परिवार की भी भागीदारी होती है। अंकलगू की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है और मैं कोई पिछला रास्ता भी नहीं खोज सकता। यदि जल यम सचमुच पकड़ा गया और जिया परिवार के हाथों में पड़ गया तो उस पर मौजूद सभी अच्छी चीजें मेरी नहीं रहेंगी। अधिक से अधिक मुझे बाद में कुछ स्पिरिट स्टोन और मेरिट पॉइंट मिलेंगे। हालांकि स्पिरिट स्टोन्स अच्छे हैं, लेकिन अब मेरे पास उनकी कमी नहीं है। जहां तक मेरिट पॉइंट्स का सवाल है तो इसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोहुआ के पास अब बहुत सारे मेरिट पॉइंट हैं और जल यम पर मौजूद चीजों को स्पिरिट स्टोन्स और मेरिट पॉइंट्स के साथ नहीं बदला जा सकता। इसलिए यदि आप लाभ पाना चाहते हैं तो आपको अवसर का लाभ उठाना सीखना होगा। यदि कोई अवसर न हो तो अवसर पैदा करें। ये समय अब 8 द्वारों और 8 त्रिग्रामों के सिद्धांतों का उपयोग करके और जिया कैनोनिकल अधिकारी की घेराबंदी योजना पर सलाह देकर सावधानीपूर्वक तैयार किया गया अवसर है। इस समय अधिकांश जल डाकू मारे जा चुके हैं। गठन मुझे रोक नहीं सकता। जल यम को ताओवादी न्यायालय के अधिकारियों ने घेर लिया है और वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। मेरे लिए अदृश्यता का उपयोग करना तथा संकटग्रस्त जल में मछली पकड़ना एकदम उपयुक्त है। और लगभग 1 घंटे में अंकल गू, जिया कैनोनिकल अधिकारी के साथ ताओवादी दरबार के साधकों को यहां हमला करने के लिए नेतृत्व करेंगे। ये पीछे हटने का मार्ग है। यदि कोई परिवर्तन होता है तो मुझे बस 1 घंटे तक रुकने का रास्ता ढूंढना होगा, जब तक कि अंकल गू और अन्य लोग मुझे बचाने के लिए नहीं आ जाते। और मुझे केक का एक टुकड़ा मिलेगा या नहीं, यह इस घंटे पर निर्भर करता है। मोहुआ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अंधेरे में एक शिकारी की मंशा से चमक रही थी। वह छिप गया और डाकू की मांद के केंद्र के करीब चला गया। डाकू के अड्डे के केंद्र में एक बड़ा पत्थर का किला है जो लकड़ी की बाड़ से घिरा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह नेता का निवास स्थान है और वह स्थान है जहां जलडाकू बैठकों के लिए एकत्र होते हैं। साथ ही यह 8 द्वार 8 त्रिग्राम संरचना द्वारा संरक्षित केंद्र भी है। पत्थर के किले के बाहर कई जल डाकू पहरा दे रहे हैं और कुछ संरचनाएं बनाई गई हैं, लेकिन ये संरचनाएं परिष्कृत नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छिपाव का मुकाबला करने के लिए विशेष रूप से प्रकटीकरण या धूल प्रकटीकरण संरचनाओं का कोई जानबूझकर सेट नहीं है। सामान्यतः कहें तो वास्तव में इनका कोई खास उपयोग नहीं है, लेकिन वर्तमान स्थिति थोड़ी असामान्य है। मोहुआ अपने शानदार -5 एलिमेंट स्टील्थ स्किल के साथ एक भूत या प्रेत की तरह पत्थर के किले में घुस गया। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पत्थर के किले में प्रवेश करते ही मोहुआ ने तुरंत हॉल में जल यम को देखा। इस समय जल यम कई लोगों के साथ इकट्ठा हुए थे जो जल डाकुओं के छोटे नेता लग रहे थे। हॉल के बीच में मेज पर कुछ चर्चा कर रहे थे। चर्चा करने के बजाय ये बहस करने जैसा है। उद्धरण चिन्ह ... उन ताओवादी दरबारी कुत्तों को यहाँ कौन लाया? मुझे कैसे पता चलेगा? किसी ने जानकारी लीक कर दी होगी। हमारे बीच एक गद्दार है। मांद के आसपास का इलाका खतरनाक है, यहाँ तक कि मुझे भी रास्ता नहीं मालूम। इन कुत्तों को किसी अंदरूनी व्यक्ति के नेतृत्व में लाए बिना मुझे विश्वास नहीं होता कि वे मांद में घुस सकते थे। और फॉर्मेशन भी। क्या ये संरचना सोने के सूप की तरह ठोस नहीं होनी चाहिए थी, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था? ये कागज की तरह क्यों लग रही है? प्रत्येक आगे बढ़ना और पीछे हटना दूसरों की गणना के अंतर्गत होता है। अब इस बारे में बात करने का क्या फायदा? सबसे जरूरी काम तो दुश्मन से बचने का कोई रास्ता ढूंढना है। बाहरी खतरों से निपटने से पहले आंतरिक मामलों को सुलझाना चाहिए। क्या आप समझते नहीं? ... लोगों का समूह शोरगुल के साथ बहस कर रहा था। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने विचार रखते हुए अंतहीन बहस कर रहा था। पर्याप्त ऊंचे स्थान पर बैठे हुए गोरे उग्र भौहों वाले जल यम अत्यंत गंभीर दिखाई दे रहे थे।
ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जल यम के पास महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि नीचे बैठे जल डाकू चुप हो गए तथा आगे बोलने का साहस नहीं कर पाए। एक क्षण बाद अंततः किसी ने गहरी आवाज में कहा, बड़े भाई, ताओवादी न्यायालय में दखल होने वाला है, अब हम क्या करें? तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, बड़े भाई, चलो इन कुत्तों को मार डालें। आप उन्हें कैसे मारेंगे? दूसरी तरफ गोल्डन कोर है, पास में खड़े एक जल डाकू ने व्यंग्य किया। तो गोल्डन कोर का क्या? यह एक द्वितीय श्रेणी की राज्य सीमा है। अगर हम सचमुच मौत से लड़ते हैं तो यह निश्चित नहीं है कि कौन मरेगा। तुम किस बात पर गर्व कर रहे हो? फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट ने गोल्डन कोर को हराया है, मुझे दिखाओ कि तुम एक को मार सकते हो। धिक्कार है, तुम मुझे नीची नजर से देखते हो। ... खूंखार डाकुओं का समूह फिर से बहस करने लगा। जल यम का चेहरा बर्फ सा जम गया था, वह अंदर ही अंदर कोस रहा था, क्योंकि वे मूर्खों का एक समूह थे जो केवल लड़ना जानते थे, उनके पास जरा भी दिमाग नहीं था। बस, जल यम ने अधीरता से कहा, जब तक हरी भरी पहाड़ियां रहेंगी, जलाने के लिए लकड़ियों की कमी नहीं होगी। मेरे पास एक बैकअप है और हम एक गुप्त रास्ते से भाग निकलेंगे। बड़े भाई, ये कैसे हो सकता है? हमने इतने सारे भाइयों को खो दिया है, इस तरह भागना बहुत कायरतापूर्ण है। जल यम ने अपना हाथ घुमाया और एक क्रूर जल यातना कोड़ा आगे की ओर मारा गया। जल डाकुओं के बोलने वाले छोटे नेता के चेहरे पर खून के निशान थे, जिससे उसे असहनीय दर्द हो रहा था। जल यम की निगाहें बर्फीली थीं। क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? छोटा नेता तुरंत घबरा गया और आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, जबकि अन्य लोगों ने भी अपना मुंह बंद कर लिया। जल यम ने हल्की सी गर्दन हिलाई, उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। हमारे भाइयों का बदला देर सवेर लिया जाएगा, कोई जल्दी नहीं है। जरूरी काम उनकी तीक्ष्णता से बचना है और बाद में हिसाब चुकता कर लेना है। हाँ, बड़े भाई सही कह रहे हैं। हम बड़े भाई के आदेश का पूर्णतः पालन करते हैं। ... जल डाकुओं का समूह एक के बाद एक सहमत हो गया। जल यम ने कहा, पहले आप सभी पीछे हटें, आपके पास साफ सफाई के लिए 30 मिनट है, उसके बाद हम प्रस्थान करेंगे। हाँ, जल डाकुओं का समूह विदा लेने के लिए उठा और धीरे धीरे हॉल से बाहर निकल गया। हॉल में केवल जल यम ही बचा था। वाटर यम कठोर चेहरे के साथ खड़ा रहा, फिर बुदबुदाया थूकते हुए बोला, यहाँ वास्तव में ताओवादी दरबार के कुत्ते हैं। बाघ का दांत छीनना भाग 3। हालांकि शब्द धीरे से बोले गए थे, फिर भी वे मोहुआ के कानों तक पहुंच गए। कोने में छिपी मोहुआ ने उनकी बातें सुनकर भौहें चढ़ाईं। इसका अर्थ क्या है? क्या जल यम ने पहले से कुछ सुना था? पर उसे उस पर पूरा विश्वास नहीं था, इसलिए उसने कोई अतिरिक्त सावधानी नहीं बरती। उसे किसने बताया? जब मोहुआ विचार कर रहा था, तब जल यम पहले ही उठ खड़ा हुआ था और हॉल के भीतर पत्थर के कक्ष की ओर जा रहा था। मोहुआ ने एक क्षण सोचा और चुपचाप उसके पीछे चल दिया। अपने अनुभव के आधार पर जल यम संभवतः अपना सामान बांधकर भागने की तैयारी कर रहा था। ताओवादी न्यायालय के अधिकारियों के दरवाजे पर होने और विपत्ति के आसन होने के कारण उसने जो सामान पैक किया था, वह निस्संदेह उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण खजाना था। मोहुआ जल यम के पीछे पत्थर के कक्ष में चला गया। पत्थर के कक्ष के अंदर एक गुप्त कमरा था। मोहुआ के सामने जल यम ने गुप्त कमरे का दरवाजा खोला और प्रवेश किया। शायद एक दुर्जय दुश्मन का सामना करने के कारण जल यम कुछ हद तक उत्तेजित था और उसने यह नहीं देखा कि मोहुआ चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। गुप्त कमरे में पहुंचकर मोहुआ कुछ हद तक अचंभित रह गया। ये गुप्त कमरा उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। उसके मन में इस गुप्त कमरे में एक वेदी होनी चाहिए थी। उसे बस जल यम को वहां से निकालने का कोई रास्ता ढूंढना था, फिर वेदी पर बैठना था और यह अपने लिए व्यंजन मंगवाने जैसा होगा। इसके बाद वह भोज के लिए संप्रदाय में लौटने का इंतजार कर सकता था। 19 पैटर्न दिव्य भावना के साथ वह आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसके सामने गुप्त कमरे में वह वेदी नहीं थी जिसकी उसे इच्छा थी। वेदी की तो बात ही छोड़िए, वहां दुष्ट देवता की कोई मूर्ति भी नहीं थी। यह एक साधारण गुप्त कमरा था जिसका उपयोग विभिन्न स्पिरिट स्टोन, गोलियां और लूट का सामान रखने के लिए किया जाता था। मोहुआ बहुत निराश हुआ। यद्यपि गुप्त कक्ष में जल यम की वर्षों की लूटपाट और अमूल्य खजाने मौजूद थे, फिर भी यह एक वास्तविक वेदी की तुलना में बहुत ही घटिया था। जैसे ही मोहुआ निराश हुआ, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने देखा कि जल यम कमरे में मौजूद चमकदार खजानों की परवाह न करते हुए सीधे सबसे गहरे भाग की ओर बढ़ रहा है, एक मोमबत्ती को घुमा रहा है और दीवार में छिपे हुए एक डिब्बे से एक बक्सा निकाल रहा है। बक्सा काले कपड़े में लिपटा हुआ था।
एक बर्फीली भयावह आभा जो बुरी क्यूई से भरी हुई थी तुरंत फैल गई। बॉक्स मुंह हुआ का दिल धड़क उठा। जल जो हमेशा कठोर और उदासीन रहता था, अचानक बॉक्स को देखकर अत्यधिक उत्तेजित हो गया। उसकी आंखें उत्तेजना से चमक उठी और यहाँ तक कि बॉक्स को पकड़े हुए उसके हाथ भी थोड़े कांपने लगे। ऐसा लग रहा था कि वह बक्सा उसके लिए जीवन जितना ही महत्वपूर्ण था। जल ने सावधानीपूर्वक काले कपड़े को खोला। काले कपड़े के नीचे एक पानी नीले रंग का जेड बॉक्स था। जेड बॉक्स पर एक गंभीर और ठंडा ताओवादी जेल मानचित्र जटिल रूप से उकेरा गया था। चित्र में विभिन्न यातना उपकरणों से भरी एक जेल को दर्शाया गया है, जिसमें प्रत्येक उपकरण क्रियाशील है, यातना दे रहा है, जिससे चीखें निकलती हैं, संघर्ष होता है तथा मदद के लिए हताश चीखें निकलती हैं। जेड बॉक्स जल नीला था, लेकिन आरेख रक्त लाल था, जिसमें क्रूर इरादे और ठंडी दुष्ट क्यूई प्रतीत होती थी। जल एक नज़र में मंत्रमुग्ध हो गया। मानो ताओवादी जेल में कैदी, जिन्हें निराशा में मौत के घाट उतार दिया गया था, दुनिया का सबसे सुंदर दृश्य थे। वह जेड बॉक्स को प्यार से सहलाने से खुद को नहीं रोक सका, उसे छोड़ने में हिचकिचा रहा था, इससे पहले कि उसे याद आया कि संकट आसन था और बचना ही प्राथमिकता थी। जल ने जेड बॉक्स को एक बार फिर सावधानीपूर्वक जांचा, ये सुनिश्चित किया कि यह क्षतिग्रस्त नहीं है और इसमें कोई विसंगति नहीं है। उसके बाद उन्हें राहत महसूस हुई। उसने जेड बॉक्स को फिर से काले कपड़े से ढक दिया और उसे अपने स्टोरेज बैग में रखने का इरादा किया। इस समय एक ठंडी लहर सीधे उसके सिर तक पहुंच गई। उसकी पीठ से अत्यंत उदास किंतु अत्यंत क्रूर हत्या की भावना उभरी। जल को अपनी आत्मा कांपती हुई महसूस हुई। कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही मृत्यु का शगुन उतरा, इस महत्वपूर्ण क्षण में उसने अपने जबड़े को तब तक काटा जब तक कि उसमें से खून नहीं निकलने लगा। पीछे से हत्या के इरादे से बचने के लिए उसने अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति को चरम सीमा तक झोंक दिया और साथ ही एक लंबे चाबुक को लापरवाही से पीछे की ओर घुमाया। उनके प्रयास सफल हुए। पीछे से हत्या करने की मंशा खत्म हो गई। जल ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा अपनी क्रूर और तीव्र चाबुक क्रिया से अपने पीछे खड़े साधक को अपना अनिर्मित मंत्र वापस लेने और शीघ्रता से भागने पर मजबूर कर दिया। अपनी आंख के कोने से जल ने केवल कुछ बुझी हुई लपटें देखी। यद्यपि आभा के केवल अवशेष ही बचे थे, फिर भी इसने उन पर काफी दमनकारी प्रभाव डाला। ऐसा लग रहा था कि अगर यह मंत्र सफल हो जाता और वह बच नहीं पाता तो उसकी जान वहीं खत्म हो जाती। आखिर यह मंत्र क्या है? जल की आंखें सदमे से कांप उठीं। और मुझ पर घात कौन लगा रहा है? जैसे ही जल के हृदय का भय कम हुआ, उसकी जगह अत्यधिक क्रोध ने ले ली। बस थोड़ा सा और वह गटर में पलट गया होता। जल ने अपनी आभा को चरम सीमा तक फैला दिया। उसकी मांसपेशियां गांठदार हो गईं, भयावह जल शक्ति शिरोबिंदुओं में प्रवाहित होने लगी, उसकी आंखें बुरी क्यूई से भर गईं। लेकिन इससे पहले कि वह अपने दुश्मन के निशानों को उजागर कर पाता, उसके पीछे से हत्या की एक लहर आई। एक मुड़ी हुई आग की रोशनी दिखाई दी। हल्की जलन, हृदय में ठंडक। जल चौंक गया और तुरंत बड़ी तेजी से उसके पीछे भागा। आग की लौ एक बार फिर बुझ गई। कौशल पैटर्न पुनः बाधित हो गया। भयानक जादू जम नहीं पाया। जल ने राहत की सांस ली और छाया में छिपा घृणित खलनायक दो गुप्त हमलों में असफल होने के कारण थोड़ा अनिच्छुक और चिंतित लग रहा था। जल का हृदय थोड़ा सा हिल गया और वे क्रोधित होकर बोले, ऐसा जानवर, बाघ के मुंह से दांत खींचने की हिम्मत सचमुच साहसी। आज अगर कोई बड़ा दुश्मन भी मेरे सामने खड़ा हो तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और अंतहीन सजा देकर तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। उसकी आंखें हत्या की मंशा से भरी हुई थीं। ये व्यक्ति केवल छिपकर हमला करना जानता था, सीधे तौर पर किसी खतरे का सामना करना नहीं जानता था। जब तक वह सतर्क और सावधान रहेगा, एक बार कोई त्रुटि पकड़ लेने पर शत्रु अवश्य ही मर जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, अंधेरे गुप्त कमरे में एक हल्की लाल रोशनी प्रकट हुई। फिर से पीछे जल ने उपहास किया। दो गुप्त हमलों का अनुभव करने के बाद उसने महसूस किया कि वह हमलावर के तरीकों को पूरी तरह समझ गया है और उसने तुरंत अपनी भयावह आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए उसके पीछे से हमला कर दिया। लेकिन ये कदम अलग था। आग की रोशनी बहुत तेजी से जम गई। कौशल पैटर्न एक पल में बन गया। लपटें उसकी पीठ पर दबाव डालने लगीं, जिससे हल्की जलन महसूस हुई। जल पहले तो घबरा गया, लेकिन शीघ्र ही शांत हो गया। उसकी पीठ पर जलन मामूली थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक सामान्य फायरबॉल तकनीक थी, न कि वह भयानक अग्नि मंत्र जिसने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। इसका अर्थ क्या है? ये फायरबॉल तकनीक केवल खुजली पैदा करने का काम करती है।
उसी समय एक और फायरबॉल तकनीक ने उसके हाथ पर वार किया। उसके हाथ में कुछ जलन महसूस हुई, कुछ सुन्नापन भी महसूस हुआ, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं। जल यम ने भी आलस्य से चोट को नजरअंदाज कर दिया और तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या तुम इस छोटे से मंत्र से मुझे मारना चाहते हो? लेकिन उसके आसपास किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जल यम ने भौहें चढ़ाईं। भाग गए। इतनी आसानी से हार मान ली। सचमुच कायर। जल यम के होंठ उपहास में मुड़ गए। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। अग्निगोल तकनीक ने उसके हाथ पर प्रहार किया, जिससे हल्की जलन हुई और उसकी अनुभूति सुन्न हो गई। लेकिन जैसे जैसे उसकी जल आध्यात्मिक शक्ति ने कई चक्रों में काम किया, जलन कम होती गई, अनुभूति धीरे धीरे वापस लौट आए और जल यम को अचानक एहसास हुआ कि उसके हाथ का भार कम हो गया है। ये हल्का लग रहा था। जल यम की पुतलियां चौड़ी हो गईं, तुरंत नीचे देखने लगा, उसका दिल हिल गया। उसके हाथ में काले कपड़े में एक जैद का डिब्बा था। जिंदगी और मौत की जंग में भी उसने उसे कभी नहीं छोड़ा। लेकिन अब किसी ने काले कपड़े में एक चीरा लगा दिया था और उसके भीतर जेड बॉक्स चला गया था। जल यम के होंठ क्रोध से कांपते हुए सफेद हो गए। वह तुरंत समझ गया। सबसे पहले अत्यधिक संकट पैदा करने के लिए भयानक मंत्र का प्रयोग किया गया, जिससे विचलित होना असंभव हो गया। फिर सामान्य जादू का उपयोग करके उसे लापरवाह बना दिया। अंत में फायरबॉल तकनीक से उसके बाएं हाथ पर निशाना साधते हुए उस पर तेजी से वार किया। जब उसकी बांह जल रही थी और उसकी समझ मंद पड़ रही थी, तो कुछ सांसों का फायदा उठाते हुए काले कपड़े को काटकर जेड बॉक्स को चुरा लिया। जल यम ने तुरंत अपना दिमाग खो दिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। लानत है चोर, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम्हारी हड्डियों को पीस दूंगा और तुम्हारी राख को बिखेर दूंगा। इस बीच पत्थर के किले के बाहर इस अवसर का लाभ उठाते हुए महुआ ने जलमार्ग के कदम को चरम सीमा तक धकेल दिया। जेड बॉक्स को गले लगाते हुए पागलों की तरह दौड़ते हुए उसकी आंखें चमक रही थीं। अच्छी चीज, बड़ा लाभ, जल्दी भागो। फिर उसने आतिशबाजी का संकेत देते हुए चिल्लाया, अंकल गू, मुझे बचाओ। लूटपाट। गू चांगहुआई काफी दूरी पर खड़ा था और उसने महुआ की चीख नहीं सुनी, लेकिन उसने आतिशबाजी का संकेत देखा। वह आतिशबाजी के संकेत से बहुत परिचित था। महुआ। गू चांगहुई की अभिव्यक्ति कड़ी हो गई। महुआ। जिया कैनोनिकल अधिकारी रुकी, अपनी बर्फीली छोटी तलवार से एक जल डाकू का गला काट दिया और गू चांगहुआई की ओर देखने लगी, भौहें चढ़ाते हुए, क्या उसे बाहर नाव पर नहीं रहना चाहिए था? गू चांगहुआई चुप रहा। महुआ भूत की तरह चालाक था, इसलिए वो जो कुछ भी करता था उससे वह कभी आश्चर्यचकित नहीं होता था। और उसके स्वभाव को देखते हुए, यदि वह बिना कोई परेशानी पैदा किए नाव पर स्थिर रह सके तो ये सचमुच एक आश्चर्य होगा। एक क्षण सोचने के बाद गू चांगहुआई ने कहा, मैं जाकर देखूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी गति तकनीक का उपयोग किया। उसकी आकृति हवा की तरह थी, जो आतिशबाजी के संकेत की दिशा में बढ़ रही थी। गू जिया कैनोनिकल अधिकारी को अपनी बात पूरी करने का भी समय नहीं मिला। ये देखकर कि गू चांगहुआई पहले ही जा चुकी थी, उसने अपना सिर हिलाया, अपने बगल में खड़े जिया परिवार के प्रत्यक्ष वंश के कई सदस्यों को कुछ निर्देश दिए और अपनी चाल ढाल की तकनीक का भी इस्तेमाल किया। पत्थर के किले के बाहर महुआ ने जल मार्ग से गुजरने वाले कदम का प्रयोग किया। वह अत्यधिक गति से बेतहाशा दौड़ रहा था तथा पानी के धागों का एक धुंधला निशान छोड़ते हुए वह पानी के डाकुओं के एक समूह के बीच से गुजरा जो स्तब्ध थे। उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ था। उसके पीछे जल यम पागल हो रहा था, उसकी आंखें लाल थीं, वह उन्मत्तता से उसका पीछा कर रहा था, दांत पीस रहा था और चिल्ला रहा था, दुष्ट, भागो मत। महुआ और भी तेज दौड़ा। उसने गणना कर ली थी, अब वह केवल दौड़ सकता था। मूलतः वह एक मिनी उल्कापिंड मंत्र का उपयोग करके चुपके से हमला करना चाहता था और जल यम को बाहर निकालना तथा उसके जेड बॉक्स को जब्त करना चाहता था। लेकिन मिनी उल्कापिंड मंत्र की तैयारी का समय बहुत लंबा है और जल यम बहुत सतर्क था, जिससे उसे कई बार असफलता मिली। समय भी बहुत कम था, फॉर्मेशन बनाने या तलवार नियंत्रण का उपयोग करने का समय नहीं था। यदि वह और अधिक विलंब करता तो जेड बॉक्स को जल यम के भंडारण थैले में छिपा दिया जाता। एक बार जब जेड बॉक्स जल यम के भंडारण बैग में चला गया तो इसे वापस छीनना कई गुना कठिन हो जाएगा। सौभाग्य से, कुछ प्रयास से तथा जल यम की जल्दबाजी और लापरवाही का फायदा उठाकर वह जेड बॉक्स को ऐसे हथियाने में कामयाब हो गया जैसे किसी बाघ का दांत छीन लिया हो। अब जबकि उसके पास जेड बॉक्स था, वह निश्चित रूप से जल यम के साथ मौत की लड़ाई नहीं लड़ सकता था।
यद्यपि मोहुआ को ठीक से पता नहीं था कि जेड बॉक्स क्या था, लेकिन जल यम की अभिव्यक्ति से पता चलता है कि यह संभवतः उसके अपने जीवन से भी अधिक कीमती था। अपने जीवन रक्त की चोरी के कारण वर्तमान जल यम क्रोधित जल यम बन गया। मोहुआ भाग्य को ललचाने वाला नहीं था। इसके अलावा वहां चारों ओर पानी के डाकुओं का एक समूह था। इसलिए सबसे अच्छा समाधान था भागना। ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई बैकअप नहीं था। मोहुआ ने आतिशबाजी फोड़ दी और जल यम के पागल कुत्ते जैसे पीछा करते हुए कुछ देर तक दौड़ता रहा। ऊपर देखते ही उसने अचानक गू चांगहुआई को देखा, जो आंधी की तरह तेज था, और तुरंत खुश होकर चिल्लाया, अंकल गू, जल यम यहाँ है। जल यम। गू चांगहुआई की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और उसकी निगाहें तेज हो गईं। उसके चारों ओर की हरी हवा पंख जैसी ब्लेड में बदल गई और मोहुआ का पीछा कर रहे जल यम पर हमला कर दिया। गू चांगहुआई के पीछे जिस क्षण जिया कैनोनिकल अधिकारी ने मोहुआ को वाटयम चिल्लाते सुना, उसकी हत्या करने की भावना तीव्र हो गई और 3 बर्फीली तलवार क्यूई उसकी छोटी तलवार पर एकत्रित हो गईं। ठंडी तलवार की रोशनी के साथ हवा को चीरते हुए सीधे वाटयम की ओर बढ़ीं। 2 स्वर्ण को जल यम की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। पंख की धारें चमकदार थीं, बर्फ की तलवार ठंडी थी, जो एक पल में आ गई। जल यम के पास मोहुआ को त्यागने और अपनी सारी ऊर्जा गू चांगहुआई और जिया कैनोनिकल अधिकारी के घातक हमलों का सामना करने पर केंद्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मोहुआ ने अपनी सांस लेने का अवसर लिया, चुपचाप एक तरफ हट गया और जेड बॉक्स को अपने स्टोरेज रिंग में रखने के लिए कुछ समय लिया। ऐसा करने से जल यम को अपना ये बहुमूल्य खजाना कभी नहीं दिख पाएगा। इस बीच क्रोधित जल यम अब किसी भी अन्य चीज की परवाह करने में इतने व्यस्त थे। कच्ची शक्ति के संदर्भ में गोल्डन कोर क्षेत्र में गू चांगहुआई अपनी सीमित साधना के बावजूद उसे आसानी से दबा सकता था। उसके लिए केवल एक गू चांगहुआई ही काफी था। अब वहां एक जिया कैनोनिकल अधिकारी भी था। जल यम पर बहुत दबाव पड़ रहा था और कुछ ही मुकाबलों में उसे 5-6 चोटें लग गईं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे डर था कि 1 दर्जन और चालों में वह गिर जाएगा। जल यम का हृदय सदमे और क्रोध से भर गया, उसकी आंखें रक्त लाल हो गईं और दुष्ट क्यूई एकत्रित हो गई। जल यम के साथ अपनी पिछली मुठभेड़ के बाद से गू चांगहुआई को अनुभव प्राप्त हो चुका था। जैसे ही दुष्ट क्यूई प्रकट हुआ, उसके हृदय में एक सनसनी सी महसूस हुई, जिसने तुरंत जिया विहित अधिकारी को चेतावनी दी, उसकी आंखों में मत देखो। जिया कैनोनिकल अधिकारी थोड़ी देर के लिए चेतावनी से चौंक गई, लेकिन उसने गू चांगहुआई की सलाह को ध्यान में रखते हुए जल यम की आंखों से बचते हुए अपनी निगाहें पूरी तरह से जल यम के हृदय पर केंद्रित रखीं। उसकी सभी तलवारें जल यम के हृदय को लक्ष्य करके चलती थीं। जल यम क्रोधित हो गए और मन ही मन शाप देने लगे, धिक्कार है, इन 2 गोल्डन कोर को मेरे शिष्य कौशल से कैसे बचना है? किस अंदरूनी सूत्र ने मेरी तकनीकें लीक की? गू चांगहुआई के साथ पिछली मुठभेड़ों में उनका चेहरा नकाबपोश था, उनके पास कम इस्तेमाल की जाने वाली तलवार थी और उनकी पहचान जल जेल संप्रदाय से संबंधित थी। लेकिन वर्तमान गू चांगहुआई ताओवादी दरबार का एक स्वर्ण कोर प्रबंधक था, जो पवन ब्लेड कौशल को सक्रिय करने के लिए पंख वाले पंखे का उपयोग करता था तथा ऐसे मंत्रों का प्रयोग करता था जिनमें वह आमतौर पर पारंगत था, तथा उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक थी। जल यम ने उसे तुरंत नहीं पहचाना था। कुछ और बातचीत हुई जिसका जल यम के मन पर भारी असर पड़ा। इसी रफ्तार से तो मैं मर जाऊंगा, मुझे भागना ही होगा। लेकिन अगर मैं भाग गया तो वह जेड बॉक्स। जल यम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका हृदय चीर दिया गया हो, उसकी आंखें रक्त लाल हो गईं, लगभग खून बहने लगा। फिर उसने जोर से दांत पीसते हुए कहा, बस, जब तक मैं जिंदा हूं चीजें बदलने की गुंजाइश है। जो खो गया है उसे बाद में वापस छीन लूंगा। निर्णायक रूप से जल यम ने गू चांगहुआई के पवन ब्लेडों से बचने के लिए जल छाया चरण का उपयोग किया, बमुश्किल एक बर्फ की तलवार को चकमा दिया, फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अधिकतम रूप से प्रसारित किया। उसकी आकृति अचानक कई जल परछायों में बदल गई। ये जल छायाएं भूतों की तरह गू चांगहुआई और जिया कैनोनिकल अधिकारी पर झपटी तथा कुछ क्षण के लिए उन्हें बाधा पहुंचाए। जब तक गू चांगहुआई और जिया कैनोनिकल अधिकारी ने पानी की छाया के बीच असली शरीर को पहचाना, तब तक जल यम पहले ही लगभग 10 झांक दूर भाग चुका था। इस समय पतली हवा से एक जल कारागार प्रकट हुआ, जिसने 6 जल के आकार के आध्यात्मिक ताले बनाए तथा जल यम को कसकर बांध दिया। लूटपाट भाग 2। जल कारागार संप्रदाय के मंत्रों के स्तर होते हैं। 3 आध्यात्मिक ताले जल यम के खिलाफ लगभग बेकार हैं।
लेकिन 6 आध्यात्मिक तालों के साथ इसने सचमुच जल यम को एक क्षण के लिए फंसा लिया। हालांकि यह समय अभी भी बहुत कम था, एक सांस भी नहीं। लेकिन जल यम की अभिव्यक्ति बदल गई। जल जेल तकनीक। उसने अपना सिर घुमाया, छाया में छिपे मोहुआ को देखा और ठंडे स्वर में कहा, ये तुम हो। जल कारागार संप्रदाय के अवशेष जो गोदी से जल कारागार तकनीक में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे इस चोर का आभामंडल इतना परिचित लगा, और उसे तुरंत समझ आ गया कि अंधेरे में छिपा ये छोटा चोर इतनी मेहनत से उसके हाथ से जल कारागार निषिद्ध बॉक्स चुराने की कोशिश क्यों कर रहा था, क्योंकि यह जल कारागार संप्रदाय की सर्वोच्च विरासत है। लेकिन तुरंत ही जल यम को संदेह हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस चोर की जल कारावास तकनीक की दक्षता पहले की तुलना में दोगुनी से भी अधिक हो गई है। यदि वह जल कारागार संप्रदाय का सच्चा अनुयायी भी होता तो भी जल कारागार तकनीक को इतने कम समय में इतने स्तर तक आगे बढ़ाना असंभव होता। ये छोटा चोर वास्तव में कौन है? विचार करते समय गू चांगहुआई के पवन ब्लेड ने फिर से हमला किया। जल यम के पास गहराई से सोचने का समय नहीं था, इसलिए उसे पीछे हटना पड़ा। मोहुआ ने उसे फिर से फंसाने के लिए जल कारावास तकनीक का इस्तेमाल किया। लेकिन इस बार जल यम तैयार था और उसने अपने पूरे शरीर में अपनी जल शक्ति फैला दी, और जैसे ही उसने जल कारागार को छुआ, वह मुक्त हो गया। मोहुआ की जल कारावास तकनीक, जो 6 आध्यात्मिक ताले बना सकती थी, इस बार कम प्रभावी थी। इस प्रकार जल यम ने लड़ाई लड़ी और भाग गए, तथा पवन ब्लेड और बर्फ तलवार से और अधिक घाव जमा कर लिए। गू चांगहुआई और जिया कैनोनिकल अधिकारी के संयुक्त हमले के तहत जलयम भारी दबाव में था और कठिनाई से भाग गया। इसके अलावा वह अच्छी तरह जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह द्वीप से जीवित नहीं बच पाएगा। अपने दांत पीसते हुए जल यम ने अपने चारों ओर कई भूतों और प्रेतों को बुला लिया। इस बार जल छायाएं अधिक थीं, लगभग 7 या 8। गू चांगहुआई और जिया कैनोनिकल अधिकारी ने अपनी दिव्य इंद्रियों को मुक्त किया, अपनी आंखों को केंद्रित किया और जल्दी से जल छाया के बीच जल यम के वास्तविक शरीर की पहचान की। गू चांगहुआई ने अपनी तेज आंखों से पंखा हिलाया और सिमुर पंख पवन ब्लेड तेजी से ऊपर उठा, जल यम को मारने के लिए तैयार। इस समय जल छायाओं में से एक की आंख अचानक लाल हो गई, मानो खून से लथपथ हो। इसकी पुतलियों में पीड़ित और विलाप करती आत्माएं संघर्ष कर रही थीं। घातक दुष्टता फैल गई। अच्छा नहीं है। गू चांगहुआई चौंक गया। रक्त बुराई पुपिलरी कौशल। उन्होंने वास्तव में जल छाया चरण के जल छाया में छात्र कौशल को मिश्रित कर दिया। ये जलयम सचमुच चालाक है। जल परछाइयों को पहचानने के लिए इन भ्रमों पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। लेकिन एक बार देख लेने के बाद निस्संदेह उसे अपने शिष्यत्व कौशल का इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। गू चांगहुआई ने रक्त लाल पुतलियों से बचने के लिए जल्दी से अपनी आंखें दूसरी ओर मोड़ लीं। लेकिन जल्दबाजी के क्षण में उसकी परिधीय दृष्टि ने अभी भी रक्त के रंग की झलक देखी, जो पुतली कौशल से थोड़ा प्रभावित था। दुष्ट क्यूई उसके मन में घुस गई, जिससे गू चांगहुआई की दिव्य भावना एक पल के लिए धुंधली हो गई। एक क्षण बाद उसने उसे झटक दिया, लेकिन तब तक जल यम 10 फीट दूर भाग चुका था। मोहुआ पर शिष्य कौशल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इससे उसे कोई खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने जल कारावास तकनीक का प्रयोग किया, जो सफल तो हुई, लेकिन अंततः यह अर्थहीन रही, क्योंकि फिसलन भरे जल यम को पकड़ने में वह असफल रही। गू चांगहुआई ने अपना सिर घुमाया, जिया कैनोनिकल अधिकारी के कंधे को हिलाया, भौहें चढ़ाईं। हे उठ जाओ। जिया कैनोनिकल अधिकारी पहली बार पकड़ी गई थी। स्पष्ट रूप से वह खूनी घातक दुष्ट शिष्य कौशल की आदी नहीं थी, इसलिए उसकी दिव्य भावना थोड़ी देर तक धुंधली रही। कई बार हिलाए जाने के बाद वह अंततः इससे बाहर आ गई। एक बार स्पष्ट दिमाग होने के बाद जिया कैनोनिकल अधिकारी की निगाहें तेज हो गईं। एक शब्द भी बोले बिना उसने गू चांगहुई के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया और दोनों ने फिर से एक साथ जलयम का पीछा किया। मोहुआ भी पीछे पीछे चला गया, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद मोहुआ रुक गया। अपनी थोड़ी को पकड़े हुए एक पल के लिए सोचते हुए उसने गहराई से सोचा, मैं उसका पीछा क्यों कर रहा हूं? जल कारावास तकनीक बेकार है। छोटा उल्कापिंड और तलवार नियंत्रण उपयोगी हैं, लेकिन समय को समझना कठिन है। साथ ही अंकल गू और सिस्टर जिया, दोनों गोल्डन कोर के साथ उनकी छोटी हत्या की चालों की कोई कमी नहीं है। यदि अंकल गू और सिस्टर जिया जल यम को पकड़ सकते हैं तो वे उसे पकड़ लेंगे। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो वहां जाने से भी कोई खास मदद नहीं मिलेगी, विशेषकर इसलिए क्योंकि इस छोटे से द्वीप के बाहर मिस्टवाटर नदी बहती है।
जमीन पर वह अभी भी जमीन को एक संरचना में खींच सकता है, लेकिन पानी में वह अस्थायी रूप से संरचनाएं स्थापित नहीं कर सके। इसके अलावा हालांकि उनकी तैराकी कौशल खराब नहीं है, लेकिन वाटर यम जैसे क्रूर जल डाकू के सामने उनकी कोई तुलना नहीं है। क्या संयोगवश जल यम के पास बाहर अतिरिक्त सैनिक हैं? आप इसे किसी भी तरह से गणना करें, वहां तक पीछा करना जोखिम भरा और बहुत सार्थक नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में उत्साह का अनुसरण करने और देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मो हुआ ने अपना सिर उठाया, चारों ओर का जायजा लिया, पूरे छोटे से द्वीप को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। इसके विपरीत जल यम भाग गया, फिर इस द्वीप पर कोई भी उसे सचमुच में धमकी नहीं दे सकता। क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह जो चाहे कर सकता है? अगर वह इस छोटे से द्वीप पर 3 फुट जमीन खोद भी दे तो भी उसे कोई नहीं रोक सकता। मो हुआ खुद को लुभाए बिना नहीं रह सका। यदि वह अभी इस छोटे से द्वीप की पूरी तरह से तलाशी नहीं लेता है, तो एक बार जब मामला सुलझ जाएगा और ताओवादी न्यायालय द्वारा वस्तुओं को जब्त कर लिया जाएगा, तो वह चाहकर भी तलाशी नहीं ले पाएगा। मो हुआ ने सिर हिलाया और फिर चमकती आंखों के साथ आधिकारिक तौर पर लूट शुरू कर दिया। इस समय घेराव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। जल डाकू या तो मर गए या भाग गए। जो बच गए वे संभवतः मो हुआ द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए होंगे या फिर चारे से आकर्षित होकर जल राक्षसों द्वारा खा लिए गए होंगे। ये संभव है कि द्वीप पर कोई गुप्त बच निकलने का रास्ता हो, लेकिन ऐसी बातें अनुमानित केवल जल यम ही जानता है। मो हुआ को इसका प्रबंध करने की चिंता नहीं थी। कम से कम वर्तमान में इस छोटे से द्वीप पर जल डाकू अब कोई खतरा नहीं रह गए हैं। मो हुआ अपने हाथों और पैरों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता था। द्वीप के भूगोल, संरचना, लेआउट और अपने समृद्ध लूट अनुभव के आधार पर उन्होंने प्रत्येक कमरे को टिड्डे की तरह छानना शुरू कर दिया। लूटपाट भाग 3। यहां तक कि सबसे छोटे कोनों को भी नहीं बख्शा गया। सभी छिपे हुए कक्ष और मार्ग मिल गए, हर बक्सा और जार खोल दिया गया। यहां तक कि किसी अज्ञात मृतक द्वारा तहखाने में छोड़ी गई खोपड़ी को भी गिना गया, ताकि कोई चूक न हो। जल यम और उसके समुद्री डाकुओं के समूह ने अनगिनत लोगों को मार डाला था और अनगिनत खजाने चुरा लिए थे। द्वीप पर संचित कृषि संसाधन वास्तव में प्रचुर मात्रा में थे। इन वस्तुओं को छिपाने के लिए द्वीप पर अनेक गुप्त कक्ष और गोदाम बनाए गए थे। कुछ गुप्त उद्देश्यों वाले समुद्री लुटेरों ने तो कई गुप्त डिब्बे भी छोड़ दिए थे, लेकिन इनमें से कोई भी मो हुआ को मूर्ख नहीं बना सका। अपनी दाव हुआ प्रवर्धित दिव्य ज्ञान और तीक्ष्ण अनुभूति के साथ मो हुआ ने इनमें से प्रत्येक चीज को खोज लिया। इसमें बड़ी संख्या में आत्मा पत्थर, गोलियां और आध्यात्मिक कलाकृतियां शामिल थीं, साथ ही कुछ विचित्र बुरी कलाकृतियां भी थीं। हालांकि मो हुआ ने इनमें से कुछ भी नहीं लिया। ताओवादी न्यायालय के लोगों ने समुद्री डाकुओं का सफाया करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अब अंकल गू और जिया कैनोनिकल अधिकारी अभी भी जल यम का पीछा कर रहे थे, इसलिए वह निश्चित रूप से उनकी पीठ पीछे फायदा नहीं उठा सकता था, अन्यथा ये सभी के लिए अन्याय होगा। इसके अलावा ताओवादी न्यायालय के नियमों के अनुसार इन चोरी की गई वस्तुओं को मेरिट अंकों में परिवर्तित किया जाएगा और बाद में वितरित किया जाएगा। मो हुआ को भी हिस्सा मिलेगा। प्रत्येक जब्त की गई चोरी की वस्तु का मतलब मेरिट पॉइंट्स का निपटान था, जो उसके लिए गिना जाता था, इसलिए मो हुआ को अब कुछ भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सभी छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढने से सभी को लाभ होगा, क्योंकि सभी लोग लाभ साझा कर सकेंगे। हालांकि एक अपवाद मौजूद था। ये गठन आरेख था। आत्मा पत्थर और गोलियां मायने नहीं रखती थीं, लेकिन फॉर्मेशन डायग्राम ऐसी चीज थी जिसे मो हुआ को लेना ही था। एक फॉर्मेशन मास्टर के रूप में जितने अधिक फॉर्मेशन आरेख होंगे उतना ही बेहतर होगा। और द्वीप पर काफी सारे फॉर्मेशन आरेख थे। विशेष रूप से जल यम के गुप्त कक्ष में बड़ी संख्या में संरचना आरेख छिपे हुए थे। उनमें से कुछ 8 ट्रिग्राम एरे से संबंधित थे, जिसमें गठन पैटर्न, गठन सिद्धांत, गठन धुरी संरचना, 8 गेट्स के मार्ग और स्थान परिवर्तन आदि शामिल थे। वे मो हुआ द्वारा स्वयं अनुमान लगाए गए विवरण से कहीं अधिक विस्तृत थे। इनके अलावा विभिन्न अन्य संरचना आरेख भी थे। कुछ जटिल थे, कुछ सरल थे, 5 तत्वों से लेकर 8 त्रिग्रामों तक, यहाँ तक कि कुछ अस्पष्ट लघु संरचनाएं भी थीं। वहां सब कुछ था। संभवतः वे सभी जल यम और उसके गिरोह द्वारा लूटे गए थे। जल यम स्वयं संरचना में कुशल नहीं थे, लेकिन संभवतः वे उनके मूल्य को समझते थे। यही कारण है कि उन्होंने ये सभी संरचना आरेख एकत्र किए। लेकिन यह मो हुआ के लिए फायदेमंद साबित हुआ। मो हुआ ने सावधानीपूर्वक कुछ सरल, सामान्य, आसानी से समझ आने वाले निर्माण आरेखों का चयन किया।
बाकी सभी, जो जटिल, गहन, दुर्लभ थे, जिन्हें उन्होंने पहले नहीं देखा था या जिनसे परिचित नहीं थे, उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। भंडारण बैग पूरी तरह भरा हुआ था। मो हुआ ने बहुत संतुष्ट होकर सिर हिलाया। वह रास्ते में कूड़ा बीनता रहा। मो हुआ को कुछ और संरचना आरेख मिले तथा स्पिरिट स्टोन के खजाने वाले कुछ छिपे हुए कक्ष भी मिले, लेकिन केवल एक चीज ने मो हुआ को हैरान कर दिया। वेदी अभी भी नहीं मिली थी। इस द्वीप पर कोई वेदी कैसे नहीं हो सकती? ऐसा नहीं होना चाहिए। मो हुआ ने भौहें चढ़ाते हुए बुदबुदाया। उनके मूल विचार के अनुसार जल यम के रूप में आदरणीय की उपाधि धारण करने के कारण वे अग्नि बुद्ध की तरह एक दुष्ट देव वेदी की रक्षा कर रहे होंगे। यू परिवार के जल किले के कृषक इस वेदी के बलिदान थे। लेकिन जिस द्वीप पर जल यम ने डेरा डाला था, वहां किसी वेदी का कोई चिन्ह नहीं दिखा, न ही बलिदान का कोई निशान दिखा। ये बहुत अजीब था। वेदी वास्तव में कहाँ है? मो हुआ कुछ समझ नहीं पाया। एक पल बाद उसने अपना सिर हिलाया। छोड़ो, देखते हैं कि अंकल गू और सिस्टर जिया बाद में जल यम को पकड़ पाते हैं या नहीं, और फिर वेदी के बारे में पूछने का कोई रास्ता खोज पाते हैं या नहीं। वह एक एक कमरा खंगालता रहा। उसने पूरे छोटे द्वीप को लगभग पूरी तरह से साफ कर दिया था, केवल कुछ ही छिपे हुए कक्ष बचे थे। एक बार खोज पूरी हो जाने पर वह काम निपटा सकता था। लेकिन जब मो हुआ ने पानी के किनारे एक कक्ष की तलाशी ली जो कुछ दूर था, तो उसने पाया कि वहां पहले से ही लोग रह रहे थे। ये व्यक्ति बक्सों और अलमारियों में कुछ खोज रहा था। जब उसने मो हुआ को देखा तो उसने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक थी, लेकिन मो हुआ को पहचानते ही यह रोशनी फीकी पड़ गई। उन्होंने एक दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा, छोटे युवा मास्टर मो, आप यहाँ क्यों आए हैं? मो हुआ के चेहरे पर भी वही उलझन थी। भाई जियो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस व्यक्ति की आंखें हल्की सी झपकी और फिर वह मुस्कुराया। समुद्री डाकू चालाक होते हैं, मैं ये देखने आया था कि क्या कोई जाल से बच निकला है। मो हुआ ने सिर हिलाया। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी की नजरें सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से पूछा। मो हुआ ने गू चांगहुआई का जिक्र किया। अंकल गू ने मुझे ये देखने के लिए कहा कि क्या द्वीप पर कोई चोरी का सामान छिपा हुआ है। ये कहने के बाद मो हुआ ने सावधानी से चारों ओर देखा और घबराहट से पूछा, क्या यहाँ कोई क्रूर समुद्री डाकू है? नहीं, यह अच्छी बात है। मो हुआ ने राहत की सांस ली। कुछ देर अंदर की खामोशी के बाद उस व्यक्ति ने कहा, मैंने जांच कर ली है, यहाँ बहुत सुरक्षित है। अगर आप आगे देखेंगे तो आपको कुछ चोरी का सामान मिल सकता है। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मो हुआ भी मुस्कुराया। ठीक है, धन्यवाद भाई जियो। कक्ष में मौजूद व्यक्ति ने मो हुआ की ओर दयालुता से मुस्कुराया और फिर उठकर चला गया। उस व्यक्ति के जाने के बाद मो हुआ की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उसके चेहरे पर एक विचारोत्तेजक भाव प्रकट हुआ। जियो तियानिक्वान, वह इस कक्ष में क्या कर रहा था? वह क्या खोज रहा था? मो हुआ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, चारों ओर देखा और पाया कि कक्ष सादा, साफ सुथरा किंतु खाली था, जिसे एक नज़र में आसानी से देखा जा सकता था। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का विस्तार किया, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मो हुआ ने एक क्षण सोचा और फिर कक्ष से बाहर चला गया। कक्ष से बाहर निकलते ही मो हुआ ने ऊपर देखा तो पाया कि जियो तियानिक्वान कुछ ही दूरी पर था। ऐसा लग रहा था कि जियो तियानिक्वान ज्यादा दूर नहीं गया था। शायद उसने दूर जाने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह गया नहीं। मो हुआ को बाहर आते देख जियो तियानिक्वान ने कुछ आश्चर्य व्यक्त किया और मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर मो, कुछ नहीं मिला। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। कुछ भी नहीं, बहुत गरीब है, मैं कहीं और देखूंगा। जियो तियानिक्वान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, सावधान रहो, समुद्री डाकुओं से सावधान रहो। मो हुआ ने सिर हिलाया और चला गया। मो हुआ के जाने के बाद जियो तियानिक्वान की अभिव्यक्ति शून्य हो गई, क्योंकि वह चुपचाप मो हुआ की पीठ को देख रहा था। उसकी निगाहें अस्पष्ट और लगातार बदल रही थीं। जैसे ही मो हुआ बेपरवाही से चला गया, उसने अपनी पीठ पर एक चुभती ठंडी उपस्थिति को महसूस किया। ये हत्या का इरादा था। इस जियो तियानिक्वान के इरादे जानलेवा हैं। वह मुझे मारना चाहता है। मो हुआ की निगाहें थोड़ी ठंडी हो गईं। लेकिन ये केवल हत्या का इरादा था। जियो तियानिक्वान ने वास्तव में कोई कदम नहीं उठाया था। मो हुआ के पीछे गू चांगहुआई खड़ा था और किसी कारण से उसका ताओवादी दरबार के जिया कैनोनिकल अधिकारी के साथ भी अच्छा संबंध था। जियो तियानिक्वान की निगाहें सावधानी से उसके इरादों को छुपा रही थीं। उसके चेहरे पर एक बार फिर एक हल्की सी मुस्कान थी जब वह दूसरी दिशा में चलने के लिए मुड़ा।
हालांकि एक मृत समुद्री डाकू के शव के पास से गुजरते समय उसने एक लंबी तलवार निकाली और उसके शरीर में कई छेद कर दिए, जिससे वह रक्तरंजित और मांस विक्षत हो गया। खून जमीन पर बहने लगा और फिर शांति से रुक गया। निषिद्ध संदूक। जियो तियानक्वान की हत्या की मंशा कम हो गई है। मो हुआ के पीछे की ठंड गायब हो गई, लेकिन उसके दिल में संदेह गहरा गया। ये जियो तियानक्वान वास्तव में वह क्या ढूंढ रहा है? क्या उसका जल डाकुओं से कोई संबंध है? क्या वह जल यम को जानता है? मो हुआ को रास्ते में जियो तियानक्वान से मिले विभिन्न संकेत याद आए। पानी के समुद्री डाकुओं के उन्मूलन के दौरान कम से कम सतह पर जियो तियानक्वान को कोई समस्या नहीं थी और न ही वह गुप्त रूप से कुछ करने की योजना बना रहा था। उन्होंने जिया कैनोनिकल अधिकारी द्वारा निर्धारित सभी कार्यों को बिना किसी विचलन के पूरा किया। जब वह जल डाकुओं को मार रहा था तो उसने सचमुच उनका वध किया और भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। वह दूसरों से भी अधिक निर्दयी था। मो हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जियो परिवार जियो तियानक्वान थोड़ा अजीब है। फिर उसने शेष सभी गुप्त कमरों की तलाशी ली, एक संरचना आरेख प्राप्त किया और कुछ चोरी का सामान भी पाया। उसके बाद और कुछ नहीं था। जो खोजना चाहिए था उसे खोजा, जो मिलना चाहिए था उसे पाया, और जो नहीं मिला वह बस गायब हो गया। मो हुआ ने तब द्वीप पर एक सुंदर ऊंचा मंच चुना और बैठकर दूर धुंधली चांदनी वाली मिस्टवाटर नदी को देखने लगा और अंकल गू और सिस्टर जिया से समाचार की प्रतीक्षा करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद गू चांगहुआई और जिया कैनोनिकल अधिकारी वापस आ गए। दोनों थके हुए थे, उनके चेहरे पर कठोरता थी। मो हुआ ने आह भरी और अपने दिल में अनुमान लगाया कि जल यम फिर से भाग गया है। गू चांगहुआई का चेहरा थोड़ा भद्दा था। द्वीप पर एक छिपा हुआ रास्ता है। जल यम के पास एक बैकअप योजना थी और वह रास्ते से बच निकला। हमने उसका पीछा किया, लेकिन जल यम का जल कौशल बहुत अच्छा है। एक बार जब वह पानी को छूता है तो वह एक ड्रैगन की तरह हो जाता है। उसका ताओवादी कौशल अधिक मजबूत हो जाता है, गति तकनीक तेज हो जाती है। वह नदी में लहरों पर सवार होकर अपनी इच्छानुसार आता जाता है। लेकिन वह पहले भी घायल हो चुका था, अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा खो चुका था और अंततः पिछड़ गया। यह देखकर कि वह गंभीर संकट में पड़ने वाला है, वह अचानक पास की थर्ड ग्रेड नदी क्षेत्र की ओर तैरने लगा। तीसरी कक्षा। मो हुआ थोड़ा हैरान हुआ। हाँ, गू चांगहुई ने सिर हिलाया। मो हुआ ने सोचा, तीसरी कक्षा में क्या जल यम आपके और सिस्टर जिया के लिए एक समान मुकाबला नहीं होगा? आखिरकार जल यम केवल फाउंडेशन स्थापना शिखर पर था, जो स्वर्गीय दाव के दमन पर निर्भर था ताकि वह अंकल गू और जिया कैनोनिकल अधिकारी के साथ मुकाबला कर सके, जो गोल्डन कोर दायरे में थे। क्या तृतीय श्रेणी क्षेत्र में प्रवेश करके वह अपना अंत नहीं चाहेगा? गू चांगहुआई की निगाहें ठंडी हो गईं। ये जानवर सचमुच मौत चाहता था। जैसे ही उसने साधना प्रतिबंधों के बिना तृतीय श्रेणी के जल में प्रवेश किया, मैंने स्वर्ण कोर शक्ति का प्रयोग किया। केवल एक पवन ब्लेड से मैंने उसका हाथ काट दिया। मो हुआ काफी हैरान था। गू चांगहुआई मो हुआ के विचारों को समझ गया और उसकी ओर देखा। आप वास्तव में नहीं सोचेंगे कि मैं एक गोल्डन कोर फाउंडेशन स्थापना को नहीं हरा सकता, है ना? मो हुआ ने बार बार अपना सिर हिलाते हुए शर्म से कहा, बिल्कुल नहीं। गू चांगहुआई अप्रसन्न दिखे और फिर उन्होंने भौहें चढ़ाईं, अगले पवन ब्लेड को जल यम की जान लेने के लिए तैयार देखकर। ठीक उसी क्षण किसी ने उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप किया। मो हुआ की आंखें सिकुड़ गईं। कौन? गू चांगहुआई ने अपना सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। इस व्यक्ति की साधना गहरी है, लेकिन उसने अपने ताओवादी कौशल का उपयोग किए बिना खुद को छिपा लिया। जल यम को बचाने के बाद वह पानी में डूब गया और गायब हो गया, कहीं नहीं मिला। ऐसा लग रहा है जैसे धुंध की एक परत ने सब कुछ ढक लिया हो। धुंध। मो हुआ का दिल कांप उठा। जिया कैनोनिकल अधिकारी, जो अब तक चुप था, ने आह भरी। हालांकि जल यम बच निकला, कम से कम समुद्री डाकुओं का गांव तो टूट गया और जल डाकुओं का सफाया हो गया। ये छापा काफी प्रभावी था और ताओवादी दरबार से इनाम मिलेंगे। फिर उसने मो हुआ की ओर देखा। उसकी आवाज नर्म हो गई। इस छापे में आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं आपके लिए अधिक मेरिट पॉइंट्स के लिए आवेदन करूंगी। मो हुआ ने कहा, धन्यवाद सिस्टर जिया। जिया कैनोनिकल अधिकारी को सिस्टर जिया कहलाने की आदत हो गई थी। विशेष रूप से मिशन के दौरान मो हुआ की प्रतिभा और विशेषज्ञता को देखने के बाद जिया कैनोनिकल अधिकारी को मो हुआ द्वारा उसे बहन कहने पर और भी कम आपत्ति हुई। मुझे कुछ काम निपटाने हैं, अपना ध्यान रखना। भोर होते ही हम घर लौट जाएंगे, जिया कैनोनिकल अधिकारी ने कहा। ठीक है। मो हुआ ने सिर हिलाया।
जिया कैनोनिकल अधिकारी ने महुआ को एक सौम्य नजर से देखा और फिर चला गया। महुआ उत्सुक था। उसने गू चांगहुआई से चुपचाप पूछा, जलियम बच गया? बहन जिया चिंतित नहीं लग रही है। गू चांगहुई ने महुआ पर एक फीकी नजर डाली। महुआ ने गू चांगहुई को घूर कर देखा। गू चांगहुआई ने बोलने से पहले असहाय होकर आह भरी। जलयम मछली है, लेकिन चारा भी है। अब एक बड़ी मछली ने चारा खा लिया है तो स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। यद्यपि यह बड़ी मछली चारा निगलकर भाग गई, फिर भी कम से कम ये पानी के ऊपर तो आ गई। ये कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री है जो अभी भी ताओवादी न्यायालय के अंतर्गत आता है। सतह पर चाहे कितनी भी बड़ी मछली क्यों न दिखाई दे, उससे डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि डर तब लगता है जब आप खुद को दिखाए बिना गहराई में छिप जाते हैं। महुआ समझ गया और सिर हिलाया। ताओवादी न्यायालय और जिया परिवार के लिए जल डाकुओं पर यह छापा अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। भविष्य में स्थितियां अधिक जटिल होने की संभावना है। आश्चर्य है कि क्या वह इस अराजकता के बीच भी लाभ कमा सकता है। जब महुआ विचार कर रहा था, गू चांगहुआई ने अचानक उससे पूछा, वैसे जलियम ने लाल आंखों से तुम्हारा पीछा क्यों किया? महुआ रुक गया, क्योंकि मैंने उसकी जीवन रेखा ले ली थी। गू चांगहुई ने चुपचाप महुआ की ओर देखा। महुआ खांसते हुए अस्पष्ट स्वर में बोला, क्योंकि वह भागने के लिए चुपके से सामान बांध रहा था और मुझे गलती से पता चल गया, इसलिए वह शर्मिंदा और क्रोधित था, मुझे मार डालना चाहता था। अंकल गू, आप जानते हैं, वाटरयम जैसे लोग बहुत तुच्छ स्वभाव के होते हैं। गू चांगहुआई को तुरंत पता चल गया कि महुआ बकवास कर रही थी, लेकिन फिर उसने सोचा, इन डाकुओं द्वारा महुआ को मारना स्वाभाविक बात है। कभी कभी वह इस बच्चे का गला घोंटने से खुद को नहीं रोक पाता था। गू चांगहुआई को अचानक सहानुभूति हुई और उन्होंने इस मुद्दे को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया। मुझे भी कुछ काम है, तुम यहाँ ईमानदार रहो, हम बाद में साथ में वापस आएंगे। गू चांगहुआई ने कहा। ठीक है, महुआ ने सहमति जताई। फिर गू चांगहुआई भी उठकर चले गए। चांगहुआई और जिया कैनोनिकल अधिकारी इसके बाद की स्थिति को संभालने में व्यस्त थे। चारों ओर का वातावरण खाली था, जल डाकुओं के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे, केवल महुआ ही बचा था। थोड़ा ऊब महसूस करते हुए वह वापस ऊंचे मंच पर कूद गया, उसके किनारे पर बैठ गया और दूर के दृश्य को निहारने लगा। 1 घंटे बाद सुबह के 6 बज चुके थे। पूर्व दिशा में रोशनी हो गई थी, सूर्य धीरे धीरे उदय हो रहा था, जिससे द्वीप पर छाई जल धुंध दूर हो गई थी और सुबह का चमकता हुआ सूर्य जमीन पर बिखरे जल डाकुओं के शरीरों पर चमक रहा था। महुआ ऊंचे मंच पर बैठी चुपचाप सूर्योदय देख रही थी, लेकिन उसके पैरों के नीचे के जल डाकू उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। ... 2 घंटे और बीत गए और ताओवादी न्यायालय ने बाद की कार्यवाही पूरी कर ली। यह जिया कैनोनिकल अधिकारी की अपेक्षा से अधिक तेज था। क्योंकि महुआ ने पहले ही द्वीप की तलाशी ले ली थी, इसलिए उन्हें केवल सिरों की गिनती करनी थी, लूट का माल गिनना था और सब कुछ ताओवादी दरबार में वापस लाना था। महुआ की गहन खोज ने उन्हें बहुत मेहनत से बचा लिया। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने अपने दिल में आह भरी। सब कुछ मिलान करने के बाद उन्होंने अपनी जनशक्ति एकत्रित की। कुछ जल डाकू जो मरे नहीं थे, उन्हें भी बेहोश कर दिया गया, जंजीरों से बांध दिया गया और ताओवादी न्यायालय में वापस ले जाया गया। फिर सभी लोग स्पिरिट बोट पर सवार होकर घर की ओर चल पड़े। रास्ते में रात हो गई थी, नदी का पानी ठंडा था और आसपास का वातावरण धुंधला और दमनकारी था। वापस आते समय सुबह हो चुकी थी, सूर्य की रोशनी साफ थी, नदी की सतह पर बिखर रही थी, चमक रही थी। सभी को अपने दिलों में थोड़ी अधिक शांति महसूस हुई। केवल जियो त्यानकवान भाव शून्य था, विचारों में खोया हुआ। 1 घंटे और यात्रा करने के बाद स्पिरिट बोट किनारे पर आ गई और सभी लोग जमीन पर उतरे और अधिक सुरक्षित महसूस करने लगे। वापस लौटने पर वे घायलों के इलाज और हताहतों के लिए मुआवजे का प्रबंध करेंगे और जल डाकुओं का मामला अस्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा। लड़ाई में हमेशा हताहत और घायल लोग शामिल होते हैं। ताओवादी दरबार में वर्षों तक काम करने वाले साधक इस बात को अच्छी तरह समझते थे। यद्यपि महुआ को पछतावा हुआ, लेकिन उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। अन्यथा जल डाकुओं के साथ द्वीप पर 8 द्वार 8 त्रिग्राम सरणी को तोड़ने और उनके गठन के तहत कठिन लड़ाई के परिणामस्वरूप ताओवादी न्यायालय के लिए और भी अधिक गंभीर हताहत हुए होंगे। डाकुओं को खत्म करने के परिणामों की तुलना में इस बार हताहतों की संख्या पहले से ही बहुत कम मानी जा रही थी। इसके बाद महुआ के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा था।
उसने संप्रदाय में वापस जाकर उन अच्छी चीजों का अध्ययन करने की योजना बनाई जो उसने अभी अभी अर्जित की थी, लेकिन उसी समय उसने अपने कान के पास एक आवाज सुनी। जिया कैनोनिकल अधिकारी, क्या हमें स्टोरेज बैग की जांच करनी चाहिए? इस बयान से सभी लोग दंग रह गए। जिया कैनोनिकल अधिकारी भी थोड़ा हैरान था। गु चांगहुआई की निगाहें कुछ ठंडी थी जब वह वक्ता की ओर देख रहा था। वक्ता कोई और नहीं बल्कि जियो तियानक्वान था। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने शांति से कहा, क्या वे पहले से ही जांचे नहीं गए थे? ताओवादी न्यायालय के नियमों के अनुसार ताओवादी न्यायालय के सभी साधकों को मिशन के दौरान अपना स्वयं का भंडारण बैग ले जाने की अनुमति नहीं है। विशेष मिशनों के लिए ताओवादी न्यायालय पर्यवेक्षकों और प्रवर्तन नेताओं को उनके आध्यात्मिक कलाकृतियों और ताओवादी न्यायालय द्वारा विशेष रूप से आपूर्ति किए गए कुछ आत्मा पत्थरों और गोलियों को संग्रहित करने के लिए मानकीकृत भंडारण बैग प्रदान करता है। मिशन पूरा होने के बाद स्टोरेज बैगों को एक एक करके एकत्रित किया जाता है और उनका सत्यापन किया जाता है। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि ताओवादी दरबार के साधक गुप्त रूप से लूट को छिपाकर न रखें और मिशन के दौरान उसे अपनी जेब में न डाल लें। यद्यपि यह नियम निजी जमाखोरी को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन ये लगभग 80 से 90% तक इसे रोक सकता है। और यही काफी है। कोई भी नियम 100% प्रभावी नहीं हो सकता, लेकिन अधिकांश भ्रष्टाचार को रोकना काफी प्रभावी माना जाता है। इससे पहले द्वीप पर जिया कैनोनिकल अधिकारी ने निश्चित रूप से प्रक्रियाओं का पालन किया था और सभी किसानों के भंडारण बैग की जांच की थी। हाँ, जांच की गई, लेकिन सभी नहीं, जियो तियानक्वान ने कहा, फिर चुपचाप मोहुआ की ओर देखा। इस छोटे भाई के स्टोरेज बैग की जांच नहीं की गई। उन्होंने गंभीर भाव धारण किया तथा व्यापार तो व्यापार है के दृष्टिकोण पर अड़े रहे। जिया कैनोनिकल अधिकारी मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें चढ़ा दी। गु चांगहुआई की अभिव्यक्ति उदासीन थी, वह हमारे ताओवादी दरबार का हिस्सा नहीं है। जियो तियानक्वान ने गंभीरता से कहा, भले ही वह ताओवादी दरबार से नहीं है, लेकिन चूंकि वह ताओवादी दरबार के साथ काम कर रहा है, इसलिए उसे ताओवादी दरबार के नियमों का पालन करना चाहिए। जियो तियानक्वान ने गहरी आंखों से गु चांगहुआई को देखा। क्या ये हो सकता है कि पर्यवेक्षक गु इस छोटे भाई की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं? गु चांगहुआई की पलकें हल्की सी झपक गईं और उसकी निगाहें और भी ठंडी हो गईं। एक क्षण के लिए माहौल कुछ कठोर हो गया। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने अपना सिर घुमाया, मोहुआ की ओर देखा और परेशान दिखी। तार्किक रूप से कहें तो इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन मोहुआ की स्थिति विशेष थी। यदि किसी ने इसका उल्लेख नहीं किया होता, तो कोई भी इतना मूर्ख नहीं होता कि एक छोटे किसान के स्टोरेज बैग की जांच करने के बारे में सोचे। लेकिन अब चूंकि जियो तियानक्वान ने यह मुद्दा उठाया है, इसलिए इस पर सख्ती से विचार किया जाना आवश्यक है। अन्यथा जिया परिवार के कैनोनिकल अधिकारी के रूप में उसके लिए सम्मान प्राप्त करना कठिन होगा। जिया परिवार प्रतिभाओं से भरा था और शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा का दबाव बहुत अधिक था। वह सबको आदेश दे सकती थी, लेकिन उसकी पीठ पीछे निस्संदेह लोग गपशप करते और गपशप करते रहते थे। बस अगर वे वास्तव में मोहुआ की जांच करना चाहते थे। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने मोहुआ की ओर देखा, उसकी आंखें जांच कर रही थीं। मोहुआ ने अपने दाहिने अंगूठे को छुआ, जहां पर वह स्टोरेज रिंग थी जो उसके शरीर से जुड़ी हुई थी और दूसरों को दिखाई नहीं दे रही थी। सिर हिलाया और कहा, बाकी सभी की जांच की गई, मैं अपवाद नहीं होना चाहिए। वह स्पष्ट था। उसने स्टोरेज बैग जिया कैनोनिकल अधिकारी को सौंप दिया। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने मोहुआ को कुछ आश्चर्य से देखा, फिर अपनी दिव्य इंद्री को स्टोरेज बैग में भेजा और अंदर से सब कुछ बाहर निकाल लिया। वहां कुछ आत्मा पत्थर थे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कुछ बैकअप गोलियां थीं जिन पर ताइक्सू गेट के संप्रदाय की छाप थी, कुछ पर गु परिवार का निशान था। ये गोलियां एल्डर मुरोग और वेनरेन वान की ओर से मोहुआ को उपहार थीं। इसके अतिरिक्त वहां कुछ आत्मिक तलवारें, आध्यात्मिक कलाकृतियां, निर्माण कोयले आदि भी थे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी चीजें कानूनी रूप से प्राप्त की गई थीं। इनमें पानी का एक भी टुकड़ा डाकुओं द्वारा लूटा हुआ नहीं था। एकमात्र असामान्य बात थी फॉर्मेशन डायग्राम, संरचना आरेखों का एक बड़ा ढेर, घनी तरह से पैक, एक दूसरे के ऊपर परतदार। इसके अलावा इन संरचना आरेखों की संरचना अत्यंत जटिल थी। निषिद्ध संदूक भाग 3। इनमें ताइक्सू गेट, शांगगुआन परिवार, वेनरेन परिवार, गु परिवार और द्वीप से एकत्र की गई कुछ वस्तुएं शामिल हैं। प्रथम श्रेणी से लेकर उच्च स्तरीय द्वितीय श्रेणी तक ये सभी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं तथा इनका दायरा व्यापक है। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी के 5 तत्व, 8 त्रिग्रामों में जैन पर्वत संरचना,
अग्नि संरचना, दुईजे संरचना, कान जल संरचना और कुछ मूल चुंबक संरचनाएं, असंख्य सरणियां। सभी ने हल्की सांस ली। यहां तक कि जो साधक संरचनाओं को नहीं समझते वे भी सामान्यतः जानते हैं कि ये संरचनाएं कितनी गहन और जटिल हैं। जितना अधिक कोई व्यक्ति संरचनाओं के बारे में जानता है, उतना ही अधिक वह इन संरचना आरेखों में गहराई से जाने की कठिनाई को समझता है। इतने सारे, इतने जटिल निर्माण आरेखों को अपने साथ ले जाने में सक्षम होने के लिए इस युवा भाई का निर्माण अध्ययन में निश्चित रूप से एक अत्यंत गहन वंश रहा होगा और उसकी निर्माण उपलब्धियां निस्संदेह श्रेष्ठ हैं। निर्माण सीखने में उसकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प भी असाधारण है। निर्माण में उसका भविष्य संभवतः असीमित है। न्यायालय के अधिकारियों के एक समूह ने मोहुआ को सम्मान भरी नजरों से देखा। यहां तक कि जिया कैनोनिकल अधिकारी भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। निर्माण आरेखों से भरा एक भंडारण बैग। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी कम उम्र में किसी व्यक्ति की इतनी श्रेष्ठ उपलब्धि है। इस उम्र में इतनी प्रतिभा, सूझबूझ और परिश्रम के साथ ये वास्तव में सराहनीय है। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने राहत की सांस ली। पहले उसके दिल में कुछ चिंता थी। उसने सोचा कि आखिरकार मोहुआ युवा था, उसमें संयम की कमी थी और छोटे से द्वीप को पलटने के बाद वह थोड़ा रोक सकता था। ये सामान्य मानवीय व्यवहार है, यहां तक कि कुछ पर्यवेक्षक भी इससे बच नहीं सकते। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मोहुआ का स्वभाव इतना ईमानदार और स्पष्टवादी है कि वह अवैध लाभ से एक पैसा भी नहीं लेता। जहां तक इन निर्माण आरेखों का प्रश्न है, इनका उद्गम पहले से ही जटिल है तथा इन्हें सत्यापित करना कठिन है। भले ही इनमें से कुछ संरचना आरेख वास्तव में मोहुआ द्वारा द्वीप से एकत्र किए गए थे, लेकिन इस बिंदु पर किसी ने भी गपशप करने की हिम्मत नहीं की। एक फॉर्मेशन मास्टर का स्वाभाविक रूप से सम्मान किया जाता है। फॉर्मेशन मास्टर के लिए कुछ फॉर्मेशन आरेख लेना ही उचित है। इसके अलावा मोहुआ ने द्वीप पर संरचनाओं को तोड़ दिया और विशेष मुआवजे की मांग नहीं की, इसलिए कुछ गठन आरेख लेना स्वाभाविक रूप से उचित है। उसे एहसास हुआ कि उसने एक नेक दिल और एक तुच्छ दिमाग का न्याय कर लिया था। इस अप्रत्याशित अपराध बोध के साथ जिया कैनोनिकल अधिकारी ने मोहुआ को नए सम्मान के साथ देखा। भविष्य में यदि यह बालक ताओवादी न्यायालय में प्रवेश कर पर्यवेक्षक बनता है, जो अपनी निष्ठा बनाए रखता है, तो वह महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने अपने दिल में प्रशंसा व्यक्त की और फिर जिया तियानिक्वान की ओर देखते हुए शांति से कहा, जियो जिसी, तुम क्या सोचते हो? जियो तियानिक्वान की नजरें कई बार मोहुआ के स्टोरेज बैग पर टिकी, आखिरकार कुछ अनिच्छा के साथ, लेकिन फिर भी उसने अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और कहा, कोई बात नहीं। फिर उसने मोहुआ को फिर से सलाम किया, मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी ओर से अशिष्टता थी, कृपया मुझे माफ कर दो छोटे भाई। मोहुआ ने खुशी से कहा, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये देखकर कि मोहुआ को कोई आपत्ति नहीं है, जिया कैनोनिकल अधिकारी ने थोड़ा सिर हिलाया और निर्देश दिया, ठीक है, चलो वापस चलें। इसके बाद सभी लोग बिना किसी दुर्घटना के सुरक्षित वापस लौट आए। लेकिन मोहुआ ने पहले ही पुष्टि कर दी थी, ये हाउलिंग सेलेस्टियल डॉग वास्तव में कुछ खोज रहा था। और यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में भी वह गलत समय पर आगे आने से खुद को नहीं रोक सका, जिससे अंकल गू और जिया कैनोनिकल अधिकारी को उसके भंडारण बैग की जांच करने के लिए नाराज होने का खतरा था। क्योंकि यदि इसकी अभी जांच नहीं की गई, तो एक बार जब हम कियानिक्स्यू राज्य सीमा पर वापस लौटेंगे और अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, तो हाउलिंग सेलेस्टियल डॉग को कभी पता नहीं चलेगा कि क्या मैंने वास्तव में जलद्वीप पर कुछ पाया है। यह मुझमें क्या खोजना चाहता है, इतना महत्वपूर्ण क्या है? क्या ये शुई यान की मान से आया जैब बॉक्स हो सकता है? मोहुआ ने धीरे से अपना अंगूठा रगड़ा, एक क्षण के लिए विचार किया, उसकी दृष्टि केंद्रित थी। चाहे कुछ भी हो, ये बही खाता, मैं इसे याद रखूंगा। मुझे खुलेआम निशाना बनाना, मुझे मारने की मंशा दिखाना। मोहुआ की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। कियानिक्स्यू राज्य सीमा पर पहुंचकर जिया कैनोनिकल अधिकारी और अन्य लोग ताओवादी न्यायालय में लौट आए। गू चांगहुआई हालांकि चुप थे, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मोहुआ को ताइक्सू गेट के पर्वतीय द्वार तक वापस पहुंचाया। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ एहसास हो गया है, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, केवल मोहुआ को सलाह दी, जियो परिवार से सावधान रहो, संप्रदाय में अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो और अनावश्यक रूप से भटको मत। हम चिंता मत करो अंकल गू, मोहुआ ने जवाब दिया। गू चांगहुआई ने हल्के से सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। मोहुआ ने तब ताइक्सू टोकन प्रस्तुत किया और अकेले ही माउंटेन गेट में प्रवेश किया।
संप्रदाय में वापस आकर देखा तो अभी दोपहर ही हुई थी। मोहुआ ने सबसे पहले एल्डर सॉन्ग से अपनी छुट्टी रद्द करने के लिए कहा, फिर शिष्य के निवास पर लौट आया, स्नान किया, धूप जलाया, रक्त क्यूई को दूर किया और ताइक्सुगेट ताओवादी रोब में बदल गया, फिर बेपरवाह होकर कक्षाओं में भाग लेने चला गया। शिक्षण देने वाले बुजुर्ग को ये पता था कि मोहुआ को बुजुर्ग मास्टर शुन का समर्थन प्राप्त था और वह संप्रदाय में एक विशेष मामला था, इसलिए उन्होंने और कुछ नहीं कहा। अन्य शिष्यों को ये पता था कि मोहुआ अक्सर संरचनाएं बनाने के लिए बाहर जाता था। समय के साथ उन्हें इसकी आदत हो गई थी और इसलिए वे आश्चर्यचकित नहीं हुए। ठीक इसी तरह मोहुआ ने सुबह डाकुओं को खत्म करने के लिए संरचनाएं बनाने में बिताए और दोपहर को आज्ञाकारी रूप से कक्षा में भाग लेने के लिए संप्रदाय में लौट आया। शाम को रात के खाने के बाद मोहुआ ने थोड़ी देर के लिए यूएर के साथ गठन का अभ्यास किया, फिर शिष्य के निवास पर लौट आया, दरवाजे और खिड़कियां सुरक्षित कर ली, संरचनाओं को सील कर दिया और फिर स्टोरेज रिंग से सावधानीपूर्वक जेड बॉक्स को पुनः प्राप्त किया जिसे उसने शुई यान से छीन लिया था। जेड बॉक्स उसके हाथ में भारी था, जो दिखने में अज्ञात जल नीले रंग के जेड पदार्थ से बना था। जेड बॉक्स पर एक चित्र उकेरा गया था। शुई यान की मान की गोपनीयता में मोहुआ के पास बारीकी से देखने का समय नहीं था, लेकिन संप्रदाय में वापस आकर वह अंततः इसका सावधानीपूर्वक निरीक्षण कर सका। कठोर जेल, भयानक यातना उपकरण, विभिन्न यातनाग्रस्त कैदी संघर्ष करते, चिल्लाते और विलाप करते हुए। पानी जैसा नीला जेड बॉक्स और खूनी जेल आरेख, इसमें तीव्र दुष्ट क्यूई निहित थी। क्या ये चिंतन मानचित्र है? मोहुआ कुछ उलझन में था। उन्होंने अपनी दिव्य अनुभूति को मुक्त किया, पूरी तरह से एकाग्र होकर जेड बॉक्स पर जेल के चित्र को काफी देर तक देखते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। निषिद्ध संदूक भाग 4। वहां कोई बुरी आत्माएं नहीं उभरती। ऐसा प्रतीत होता है कि नक्शे में कोई प्रतिशुद्धि भूत या ऐसा कुछ भी नहीं है। ठंडी बुरी क्यूई के अलावा मोहुआ को और कुछ महसूस नहीं हुआ। चिंतन मानचित्र नहीं, सिर्फ एक बक्सा। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं और जेड बॉक्स खोलने की कोशिश की, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी जेड बॉक्स बिल्कुल भी नहीं हिला। मोहुआ ने करीब से देखने के लिए अपनी आंखें सिकुड़ी और पाया कि यद्यपि यह एक बॉक्स जैसा दिखता था, लेकिन इसमें कोई जोड़ नहीं था, कोई ढक्कन नहीं था, कोई ताला नहीं था। ये त्रुटिहीन जेड ईंट के एक टुकड़े जैसा था। कोई चिंतन मानचित्र नहीं, कोई बुरी आत्मा नहीं, कोई ताला नहीं, कोई सीवन नहीं, खोला नहीं जा सकता। और अंदर क्या है इसका कोई अंदाजा नहीं। मोहुआ को उस समय कुछ परेशानी महसूस हुई। क्या मुझे जल यम को पकड़कर पूछना चाहिए? यह विचार अभी उठा ही था कि मोहुआ ने इसे खारिज कर दिया। जल यम को गोल्डन कोर द्वारा बचाया गया था, अब उसका पता अज्ञात है। उसे पकड़ना वास्तव में आसान नहीं है। यदि इसे पकड़ भी लिया जाए तो भी यह संभवतः उपयोगी नहीं होगा। जल यम की प्रकृति को जानते हुए यदि उसे पता चला कि किसी ने उसका जेड बॉक्स चुरा लिया है, तो वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति को हड्डियों सहित पूरा निगल जाना चाहेगा, इसलिए उसके लिए जेड बॉक्स के रहस्यों को उजागर करना बिल्कुल असंभव था। तो फिर इस जेड बॉक्स का क्या किया जाए? बस वहां बैठकर तो नहीं देखा जा सकता, है ना? मोहुआ उत्सुक था और अचानक उसे एक तात्कालिकता महसूस हुई। वह वास्तव में जेड बॉक्स खोलना चाहता था और देखना चाहता था कि अंदर क्या है। स्वर्गीय गुप्त गणना को थोड़ा समझने और कारण और प्रभाव के मार्ग के बारे में जानने के बाद मोहुआ को कभी कभी कुछ अकथनीय अंतर्ज्ञान होता था। इस समय उसे स्पष्ट रूप से ऐसा आभास हुआ कि जेड बॉक्स शायद उसके लिए महत्वपूर्ण था। ये हो सकता है। मोहुआ का दिल थोड़ा सा धड़क उठा, वह उत्सुकता से भर गया। मैं जल यम की खोज नहीं कर सकता, तो मैं केवल एक अन्य व्यक्ति को ही खोज सकता हूं। दूसरा, जल कारागार संप्रदाय का वंशज। कुछ दिनों बाद आराम की अवधि के दौरान मोहुआ को गु परिवार से फिर मिलने का समय मिला, लेकिन इस बार वह गु चांगहुआई की तलाश में नहीं था, बल्कि उसकी जगह उसे यू कैंगहाई मिल गया। जल कारागार संप्रदाय का ये बुजुर्ग संभवतः अब संप्रदाय का एकमात्र जीवित स्वर्णिम कोर था। जब यू कैंगहाई ने मोहुआ को देखा तो वह बहुत विनम्र था। उसने अपने हाथों को सलामी में उठाया और कहा, मेरे युवा मित्र, बहुत समय हो गया मुलाकात से। वह गोल्डन कोर में थे और मोहुआ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में थे, लेकिन मोहुआ के साथ उनका व्यवहार उन्हें समान दर्जा देने जैसा था। आखिरकार मोहुआ के सामने ये मजबूत पृष्ठभूमि, गहरे संबंध, एक महान संप्रदाय का शिष्य, जल जेल संप्रदाय का ये पतित स्वर्ण कोर बिल्कुल भी श्रेष्ठ होने का अभिनय करने की हिम्मत नहीं कर सका। मोहुआ ने कुछ सुखद बातचीत की, फिर जल कारागार संप्रदाय के मामलों के बारे में पूछताछ की, विशेष रूप से उसके उत्तराधिकार के स्वरूप के बारे में।
लेकिन यू कैंगहाई ने गहरी सोच रखते हुए बिना कोई जानकारी लीक किए पर्याप्त उत्तर दिया। मो हुआ के लिए न तो टालमटोल वाला और न ही आक्रामक। फिर भी संप्रदाय के रहस्यों को उजागर करने से बचने के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं। अपनी इच्छित जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ मोहुआ की आंखें थोड़ी झपक गईं, फिर उसने अपनी आवाज धीमी कर ली और धीरे से पूछा, कुछ दिन पहले मैं जलियम को पकड़ने गया था। यद्यपि वह बहुत सोच में था, लेकिन इस समय यू कैंगहाई का दिल धड़क उठा और वह अचानक खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर सदमे का भाव था। एल्डर यू की प्रतिक्रिया देखकर मोहुआ को एहसास हुआ कि अंकल गू ने उसे जलियम घटना के बारे में नहीं बताया था। यू कैंगहाई पूछना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करें। अंततः हकलाते हुए बोले, वह दुष्ट जानवर, वह। मोहुआ ने आह भरी, मरा नहीं, बच गया। यू कैंगहाई पूरी तरह निराश होकर बैठ गए। लेकिन जलियम के हाथों में ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ बहुत ही असामान्य है। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। कुछ? यू कैंगहाई ने भौहें चढ़ाईं। हाँ, मोहुआ ने अनभिज्ञता जताते हुए सिर हिलाया और यू कैंगहाई को बताया, यह एक जेड बॉक्स है, पानी जैसा नीला, जिस पर पैटर्न उकेरे गए हैं। एक जेल को दर्शाया गया है जिसके अंदर कोई व्यक्ति यातना सह रहा है, जो पीला और हताश दिख रहा है। मोहुआ ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसने देखा कि यू कैंगहाई ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित था, उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। जल कारागार निषिद्ध बॉक्स। मोहुआ की आंखें हल्की सी चमक उठी। तो इसका नाम यही है। धार्मिक दुष्टता, जल जेल निषिद्ध बॉक्स। इसमें एक निषिद्ध चरित्र है। मोहुआ की आंखें धीरे धीरे चमक उठी और उसने धीरे से पूछा, एल्डर यू, जल जेल निषिद्ध बॉक्स क्या है? मोहुआ ने जब इस डिब्बे का जिक्र किया तो यू कैंगहाई अचानक चौंक गया और पल भर के लिए अपना संयम खो बैठा। थोड़ा संभलते हुए उसने मोहुआ के जिज्ञासु चेहरे को देखा और कुछ बोलने में हिचकिचाते हुए स्पष्ट रूप से कहा, ये कुछ भी नहीं है, बस हमारे जल कारागार संप्रदाय की एक खोई हुई विरासत है। मैंने सुना कि यह उस जानवर के हाथों में पड़ गई है और मैं क्षण भर के लिए क्रोधित हो गया। ओह! ये देखकर कि वह और कुछ नहीं कहने वाला था, मोहुआ को थोड़ा अप्रसन्नता महसूस हुई। एल्डर यू अपने भाषण में बहुत गुप्त थे, जो काफी कष्टप्रद था। मोहुआ ने एक पल सोचा और फिर अफसोस के साथ आह भरते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि ताओवादी दरबार के 2 गोल्डन कोर प्रबंधकों ने चाल चली, लेकिन फिर भी जल यम को भागने दिया। उसकी चालाकी के कारण मुझे डर है कि हम उसे फिर कभी नहीं पकड़ पाएंगे और यह जेड बॉक्स शायद कभी बरामद न हो। इन शब्दों पर यू कैंगहाई का शरीर कांप उठा और वह सदमे में खड़ा हो गया। फिर कभी बरामद नहीं किया जा सकेगा। हम। मोहुआ ने सिर हिलाया और बेबसी से कहा, आखिरकार यह द्वितीय श्रेणी राज्य की सीमा में था। जब तक जल यम पानी में रहता है, उसे किसी का डर नहीं है। 2 गोल्डन कोर की तो बात ही छोड़िए, अगर 7 या 8 भी होते तो भी उसे पकड़ना शायद मुश्किल होता। मोहुआ ने उचित रूप से जल यम की प्रशंसा की, लेकिन यू कैंगहाई ने उस पर विश्वास किया। वह पहले भी जल यम से उलझ चुका था और जल यम की चालाकी और कठिनाई को अच्छी तरह जानता था। इसके अलावा यह मिस्टवाटर नदी में था। मिस्टवाटर नदी का विशाल जल और जटिल जलधारा ही जल यम के लिए सर्वोत्तम अवरोधक थे, जो जल में जल ड्रैगन के समान कुशल थे। यू कैंगहाई की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई, तीव्र चिंता से भर गई। यदि जल यम को पकड़ा नहीं जा सका और जल कारागार निषिद्ध बॉक्स को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका, तो क्या उसके जल कारागार संप्रदाय की शीर्ष स्तरीय विरासत हमेशा के लिए दूसरों के हाथों में नहीं चली जाएगी? मोहुआ ने मन ही मन समझकर देखा और अनभिज्ञता का नाटक करते हुए धीरे से पूछा, बड़े यू, क्या ये निषिद्ध बक्सा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विरासत है? एल्डर यू चौंके और फिर सूखी आंखों से अनिच्छा से मुस्कुराए। ये कुछ हद तक महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ये वास्तव में कोई श्रेष्ठ विरासत नहीं है। मैं समझ गया। मोहुआ को राहत मिली, उसने शांत स्वर में कहा, तब तो मैं निश्चिंत हो गया। अगर यह सामान्य विरासत है तो भले ही यह जल यम के हाथों में पड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बाद में जाकर अंकल गू को बता दूंगा। बक्से के बारे में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसे धीरे धीरे कर सकते हैं। 100 साल या दशकों में हम जल यम को पकड़ सकते हैं और उसे वापस ला सकते हैं। एल्डर यू का चेहरा कड़वा था। 100 साल या कुछ दशक दूसरों के पास देखने के लिए समय हो सकता है, लेकिन उसके पास जीने के लिए इतना समय नहीं हो सकता। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है और जल कारागार निषिद्ध बॉक्स अभी भी नहीं मिलता है तो। एल्डर यू ने गहरी सांस ली और मोहुआ की ओर देखा।
इस समय वह ये कैसे नहीं जान सकता था कि मोहुआ जल जेल निषिद्ध बॉक्स के मुद्दे पर उस पर दबाव डाल रही थी, उसका रुख जानने की कोशिश कर रही थी। यदि वह जानकारी साझा करता तो मोहुआ अपने संबंधों का उपयोग करके जल यम को पकड़ लेता और जेड बॉक्स ढूंढ लेता। अगर वह चुप रहा तो मोहुआ इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लेगा। एल्डर यू असहाय थे। ये जल कारागार संप्रदाय की विरासत है, एक वास्तविक रहस्य जिसे वह मूल रूप से किसी को नहीं बताना चाहता था, जब तक कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति न मिल जाए जो वास्तव में जल कारागार संप्रदाय की ताओवादी विरासत को प्राप्त कर सके। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे यह कहना ही होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो ये रहस्य जल कारागार संप्रदाय की विरासत के साथ उसकी कब्र में दफन हो जाते। पाताल लोक में वह जल कारागार संप्रदाय के पूर्वजों का सामना कैसे कर सकता था? छोड़ो इसे, बेहतर होगा कि इस युवा को बता दिया जाए। अगर अंत में ये बक्सा इस युवा के हाथ में आ भी जाए तो भी इसे उस राक्षस जल यम के पास छोड़ने से बेहतर है। यू कैंगहाई एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, भाई, आप एक समझदार व्यक्ति हैं, बुद्धिमान लोग सीधी बात करते हैं, इसलिए मैं इसे अब और नहीं छिपाऊंगा। उन्होंने गहरी सांस ली, उनकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से गंभीर थी और कहा, ये जल कारागार निषिद्ध बॉक्स मेरे जल कारागार संप्रदाय की सर्वोच्च विरासत है, जो ऐतिहासिक रूप से केवल संप्रदाय नेता से संप्रदाय नेता तक ही हस्तांतरित होती है। मोहुआ हैरान रह गया। वह पहले से ही जानता था कि जेड बॉक्स साधारण नहीं है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना कीमती होगा। संप्रदाय के नेता को छोड़कर किसी को नहीं दिया गया। वर्तमान में अर्थात 12 धाराओं के स्तर के संप्रदाय में बाहरी द्वार, आंतरिक द्वार, प्रत्यक्ष वंश और मूल प्रत्यक्ष वंशों को पार करते हुए केवल संप्रदाय नेता ही इस ताओवादी विरासत को सीख सकता है। विरासत का स्तर ताइक्सू गेट पर वर्तमान में उसके पास मौजूद विरासत से बहुत अधिक है। इसके अलावा यह 1000 साल पहले 12 धाराओं के बीच का एक संप्रदाय था। आज के 12 धारा संप्रदायों की तुलना में ताओवादी विरासत अधिक शुद्ध, अधिक गहन और अधिक अद्वितीय है। एल्डर यू को बोलते देख मोहुआ ने खुद को और नहीं रोका और सीधे पूछा, जल कारागार के निषिद्ध बॉक्स में क्या निषिद्ध अक्षर का तात्पर्य निषिद्ध तकनीकों से है? यू कैंगहाई की पलकें झपक गईं। निषिद्ध तकनीकें शब्द एक सामान्य साधक की चेतना में विद्यमान नहीं होते। निषिद्ध तकनीकों का पीछा करने वाले पागल लोगों के अलावा साधारण साधक ऐसे ताओवादी न्यायालय के निषेधों और निषिद्ध मंत्रों से बचते हैं। लेकिन मोहुआ ने इसे सहजता से कहा, जैसे कि निषिद्ध तकनीकें कोई बड़ी बात नहीं थी। इस युवक ने अपने संप्रदाय में किस प्रकार की ताओ साधना शिक्षा प्राप्त की है? यू कैंगहाई की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, एक पल के लिए विचार करते हुए, फिर उन्होंने सिर हिलाया और धीरे से कहा, इसका यही अर्थ है। जल कारागार के निषिद्ध बक्से में निषिद्ध वर्ण सबसे पहले निषेध को दर्शाता है। यह जेड बक्सा पूरे जल कारागार संप्रदाय के लिए एक निषिद्ध वस्तु है, जिसे संप्रदाय के नेता के अलावा किसी को भी नहीं छूना चाहिए। जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं, कम से कम उनकी साधना समाप्त कर दी जाएगी और उन्हें संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा, और सबसे बुरी स्थिति में उन्हें जल कारागार में फेंक दिया जाएगा, जहां उन्हें जीवन भर के लिए डुबो दिया जाएगा और वे कभी दिन का उजाला नहीं देख पाएंगे। मोहुआ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। जल कारागार संप्रदाय, जो वास्तव में कभी ताओवादी न्यायालय का हॉकडॉग था, ने भी एक जल कारागार की स्थापना